जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वर्ब की क्लास नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब के इंट्रोडक्शन से। क्या होता है हमारे पास वर्ब, तो ये रही इसके डेफिनेशन, इसे जरा पढ़ेंगे। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोस एक्शन स्टेट एंड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। क्या होता है वर्ब? क्या होता है? एक वर्ड होता है जो शो करता है एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को। किसके एक्शन स्टेट एंड पोजीशन को शो करता है? तो सब्जेक्ट के स्टेट, एक्शन और पोजीशन को शो करता है। सिंपल भाषा में वर्ब क्या होता है जी? एक वर्ड होता है, क्या शो करता है? एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को, है ना। स्टेट मतलब किसी की अवस्था, अगर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ईमानदार है ना। एक्शन मतलब चलना, खाना, बोलना, हंसना। पोजीशन मतलब जैसे कोई चीज आपके पास पजेस होना, जैसे कि आई ओन अ कार, है ना। तो यहाँ पे ऑन क्या है? पोजीशन दिखा रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो इसमें पोजीशन दिखा रहा है। तो यही तीनों काम करता है, एक्शन दिखाने का, स्टेट दिखाने का और पोजीशन दिखाने का काम हमारा वर्ब करता है। किस तरीके से करता है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो। दे हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद करी। दे जो है उन्होंने हिम की मदद की। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? एक्शन किया। हेल्प करने का क्या किया? एक्शन किया। और एक्शन ही आपका क्या होता है जी? वर्ब होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मैं आपसे पूछता हूँ वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे ये राजी हमारे पास है वर्ब है। क्या दिखा रहा है? पोजेशन को दिखा रहा है कि, है ना, कि आई एक कार पजेस करता है, उसके पास एक कार है। तो हैव हमारा क्या दिखा रहा है? पोजेशन। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। थर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पूछता हूँ आपसे, हैव यहाँ पे कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने पढ़ा था ना, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है? तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक वर्ब है। जब पूरे सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। सी इज रिच, वह अमीर है। यहाँ पे सी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी स्टेट को दिखाया जा रहा है कि वो कैसी है? रिच है। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। सी इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, समझदार है। तो इज क्या कर रहा है? सी के स्टेट को दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। थोड़ा बेसिक्स ऑफ ग्रामर की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूंगा और क्लासिफाई करके बताइए ये कौन सा वर्ब है। पहली बात, ये हमारा मेन वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। क्यों? सी हमारा सब्जेक्ट है, रिच हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाला कौन होता है हमारे पास? लिंकिंग वर्ब होता है। और इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ब है जो कि इज है। जब एक वर्ब होता है तो हमारा मेन वर्ब होता है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा वर्ब की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि वर्ब को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ये रहा हमारे पास वर्ब की क्लासिफिकेशन। वर्ब क्या है? हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। चलिए पढ़ते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट। हेल्पिंग वर्ब में भी ये आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारे पास बेसिक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारे पास मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके होते हैं बी, डू एंड हैव। ये हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ चुके हैं। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब हम मॉडल टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यानी वर्ब का हमने एक पार्ट समाप्त कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब वाला, बेसिक हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब टॉपिक में मेन वर्ब को पढ़ना है। आए समझ में? जिसको नहीं पता बस वो ऐसे ही पढ़े जा रहा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ना है, उसके बाद टेंस पढ़ना है, टेंस के बाद मॉडल्स, मॉडल्स के बाद कंडीशनल्स, और उसके बाद आपको वर्ब टॉपिक पे आना है। आया समझ में? है ना। मैंने इस तरीके से चीजें बनाई हैं, उसमें समझाइए कि लाइन से आपको एक भी चीज में डाउट नहीं आएगा। ये जैसे मैं पीछे बात कर रहा था लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, एक वर्ब होता है, दो वर्ब होता है। तो ये सारी बातें मैंने बताई हुई है, मैं बस उसका रिवीजन करवा रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप लाइन से पढ़िए, एक एक टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया वैसे पढ़िए। अच्छा, अब वर्ब टॉपिक में हमें सिर्फ यही पढ़ना है, फाइनाइट वर्ब, है ना, सॉरी मेन वर्ब पढ़ना है। मेन वर्ब भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और नॉन फाइनाइट वर्ब आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। आप रटने मत बैठ जाना, है ना। फाइनाइट वर्ब ये इसके पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब ये इसके पार्ट, रटने
मत बैठना, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। तो जब हम वर्ब की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना, तो ये होता है हमारे पास वर्ब का क्लासिफिकेशन। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट, मेन वर्ब के दो पार्ट, फाइनाइट के दो पार्ट, नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ वर्ब की तरफ कि हमें कौन कौन से टाइप्स के वर्ब को पढ़ना पड़ता है, किस किस टाइप के वर्ब से हमें डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक्शन वर्ब, दूसरा आ जाता है नॉन एक्शन वर्ब, तीसरा रेगुलर वर्ब, चौथा इरेगुलर वर्ब। ये चारों पहले पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एक्शन वर्ब क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, ये बात हम टेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, है ना। ये बात हम टेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है, ये वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉक, तो वॉक की सेकंड और फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम। ये हो गया हमारे पास वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है। और जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्ले, तो प्लेड, प्लेड। ये हो गए हमारे पास रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब मतलब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इरेगुलर हो, अनियमित हो, है ना, एक जैसी नहीं चल रही हो। जैसे कि आपका हो गया कम, कैम, कम, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक, और तीसरा आ जाता है हमारे पास ब्रोकन, है ना। तो ये बस टाइप ऑफ वर्ब है कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चार तरीके के वर्ब आपके हो गए समाप्त, हैं, समाप्त हो गए, हाँ जी बिल्कुल समाप्त हो गए। चार तरीके के वर्ब हो गए आपके पास समाप्त। बढ़ते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब की तरफ। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में डिटेल चर्चा हमने कहाँ करी है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में करी है ना। सर सारा तो पढ़ाई दिया, रह क्या गया, रह गया है ना। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और पॉजिटिव वर्ब। ये रहा आपके पास फाइनाइट वर्ब, इसके पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब इसके पार्ट, है ना। यहां से देखने में ऐसा लग रहा होगा फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, पॉजिटिव, तीन तरीके के वर्ब है, इन्हें भी आज की क्लास में निपटा देंगे, लेकिन नहीं। इनके जो क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में जो बातें हैं वो अच्छी अच्छी है, जो भी टाइम लेंगी, है ना। तो हमें ज्यादा लेक्चर लेने पड़ेंगे, मान के चलो 4 5 6 ऐसे लेक्चर। आ गया समझ में, चलो। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी देखा था कि फाइनाइट वर्ब हमारे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में डिवाइड होते हैं। क्या होता है फाइनाइट वर्ब, ये हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। अब हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट वर्ब क्या होता है ना। सर पहले क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। चलो आते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब के पहले कॉन्सेप्ट पे, है ना। क्या बात है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये वो वर्ब होते हैं, है ना, जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना। तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेना देना है इससे, जरा समझते हैं। देखना, ये रहा, अगर आपको बेसिक आइडिया हो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रहा आपके पास सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा आपके पास में ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका एक्टिव वॉइस, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सी नोस मोहन, वह मोहन को जानती है ना। तो यहाँ पे क्या है, सी आपका सब्जेक्ट है, नो क्या है आपका वर्ब है, और मोहन क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखना पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाता है, वर्ब वहीं का वहीं रहता है, और सब्जेक्ट आपका लास्ट में चला जाता है। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाता है, मोहन इज नॉन टू हर, है ना। यानी मोहन उसके द्वारा जाना जाता है, वह मोहन को जानती है। दोनों जगह बात सेम हो रही है, लेकिन एक जगह आपका सब्जेक्ट है कि एक्टिव है, एक जगह आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव है ना। समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि ये जो वर्ब होगा ना यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना,
तो सिंपल सी बात याद रख लो, कुछ भी समझ नहीं आया, वैसे समझ आना चाहिए था, मैंने अच्छे से समझाया है ना, कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं आपको कहूंगा इतना याद रखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने बाद में क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये बात याद रखो। अब ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड हो सकता है, वो एक फ्रेज हो सकता है, और वो एक क्लोज हो सकता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई नो हुम, मैं किसको जानता हूं, तो मैं राजन को जानता हूं, ये क्या है हमारे पास, एक वर्ड है। सेकंड पे आ जाते हैं, आई नो हुम, मैं किसे जानता हूं, तो हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, एक फ्रेज है ना। वर्ड फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है बेसिक्स ऑफ ग्रामर में। आई नो डेट ही इज एन आर्टिस्ट, आई नो मुझे पता है, वॉट डेट ही इज एन आर्टिस्ट, कि वह एक आर्टिस्ट है। ये आपके पास क्या हो गया, एक क्लोज हो गया है ना। यहाँ पे ये जो वर्ब नो है, यहाँ पे ये जो वर्ब नो है, यहाँ पे ये जो वर्ब नो है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपने बाद में क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, और यहाँ पे क्या है, नाउन है। यहाँ पे नाउन फ्रेज, यहाँ पे नाउन क्लोज। आया समझ में, है ना, क्योंकि यहाँ पे होम का आंसर दे रहा है, कौन देता है, नाउन देता है। तो यहाँ पे एक वर्ड था आई नो होम, होम का आंसर कौन देता है, नाउन। नाउन एक वर्ड में ना हो तो नाउन फ्रेज। आया समझ में। आई नो डेट ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक आर्टिस्ट है, ये मैं जानता हूँ। वट का आंसर देता है आई नो वट, वट का आंसर कौन देता है, नाउन। यहाँ पे नाउन नहीं है तो नाउन क्लोज है। आया समझ में। इस पूरी स्लाइड में जानने वाली बात ये थी, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। पैसिव वॉइस पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखो, ये वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा जब भी तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल होगा ना। ये वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा जब भी तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, जब भी तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसलिए कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में आ जाते हैं उसका पैसिव वॉइस बनना निश्चित होता है। आगे समझ में, है ना। आप कुछ सेंटेंसेस देखते हो, मैं क्या बताऊं, रहने दो, एक्टिव पैसिव की भी बात ही हटाते हैं बिल्कुल। ट्रांजिटिव वर्ब जब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, क्लोज हो सकता है। कैसे हो सकता है ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है। नेक्स्ट बात पे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, ये बात हमें क्या हो गई, पता हो गई। अब ध्यान रखना, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये दो तरह का होगा। पहला होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ये बात हमने मान ली, हाँ ठीक है, माना क्या, हमने देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बात कर रहा हूं मैं, जरा एग्जाम्पल समझना। आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा, आई टीच हिम, तो हिम आपका एक ऑब्जेक्ट। आई टीच वॉट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसको कंबाइन कर दिया गया तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया हमारे पास हिम और दूसरा हो गया हमारे पास इंग्लिश, है ना। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो बताओ हिम कौन सा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हिम यहाँ पे हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आई टीच इंग्लिश टू हिम में इंग्लिश आ गया आपका, और टू हिम में हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड पे आ जाते हैं, आई गेव अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड, मैंने एक गिफ्ट दिया अपने फ्रेंड को। आई गेव व्हाट अ गिफ्ट, आई गेव हूम, मैंने किसे दिया गिफ्ट, माई फ्रेंड। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, माई फ्रेंड क्या हो जाएगा बताओ, माई फ्रेंड हो जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चौथे पे आ जाते हैं, आई गेव माई गिफ्ट, आई गेव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, मैंने अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया। तो माई फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए गिफ्ट आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में डाउट आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कभी इनडायरेक्ट कभी डायरेक्ट, है ना। इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा जो वर्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा
इनडायरेक्ट होगा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। आपने जो भी मार्क किया ना यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना, ऐसा करके जो जो भी मार्क किया है ये हमें समझ में नहीं आया। तो चलो इस समस्या का भी हल है हमारे पास। चलो नोट कर लो, हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने बाद वाले वर्ड के लिए अगर वो व्हाट का आंसर देता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वाला वर्ड whom का आंसर देता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आए समझ में? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वाला जो वर्ड है व्हाट का आंसर देगा तो डायरेक्ट, whom का आंसर देगा तो इनडायरेक्ट। आ जाओ फिर से एग्जांपल की तरफ। आई टीच whom, मैं किसे पढ़ाता हूं, whom का आंसर कौन देता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टीच व्हाट, आई टीच इंग्लिश, है ना, तो व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ, व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टीच whom, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा जो कि हमारा whom का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई गिव व्हाट, मैंने क्या दिया, व्हाट का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। आई गिव अ गिफ्ट टू माय फ्रेंड, मैंने गिफ्ट किसको दिया, किसको, whom किसको दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे दोस्त को दिया। आए समझ में? आई गिव माई फ्रेंड अ गिफ्ट, है ना। आई गिव मतलब मैंने गिफ्ट किसको दिया, whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड, और ए गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ड हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। किस तरीके से, एग्जांपल से देखा। फिर हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये बात हम समझ चुके हैं, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट बातचीत पे आ जाते हैं। चलो तीसरे पे आ जाते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये इसका लास्ट पार्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमें तीन ही बातें जाननी है, दो हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी पढ़ रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना वो दो तरह की होती है। पहली होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान देना आप, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल पढ़ने लग जाओगे वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जहां जहां पेन चल रहा है आप वहां वहां ध्यान देना बस, है ना। तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना उसके दो पार्ट हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब को ही क्लासिफाई कर रहे हैं, एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आया समझ में? पहले ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हुए, अब ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सी रीड्स अ नोवेल एवरी नाइट, वह हर रात एक नोवेल पढ़ती है। ये सेंटेंस कुछ ऐसा सेंस दे रहा है कि वो हम्म, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर रात वो एक नोवेल पढ़ती है और उसे पढ़ के समाप्त कर देती है ना। अरे नोवेल पढ़ने में टाइम लगता है, एक रात में कैसे समाप्त हो जाएगा, है ना। सी रीड्स अ नोवेल एवरी नाइट, हर रात वह नोवेल पढ़ती है। तो देखना यहाँ पे सी रीड्स अ नोवेल, है ना। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना है, आप मुझे बताओ इस सेंटेंस के अंदर आपको ये जो रीड्स वर्ब है, ये जो रीड्स वर्ब है ये मोनो ट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव। ध्यान रखना मोनो ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, डाई ट्रांजिटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट आएगा। रीड्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया है। अब मुझे बताओ ये रीड्स को मैं मोनो ट्रांजिटिव बोलूं या डाई ट्रांजिटिव, तो आप बोलोगे हम इसको बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, मोनो ट्रांजिटिव, क्योंकि इसने अपने बाद में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया। अरे सर ये रहा ना एवरी नाइट दूसरा ऑब्जेक्ट, नहीं मेरे भाई ध्यान रखो, ये एम दिख रहा है ना, ध्यान रखो ये एवरी नाइट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। कैसे, सी रीड्स अ नोवेल, वो नोवेल पढ़ती है, व्हेन, व्हेन का आंसर देने वाला और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारे पास एडवर्ब होता है। अब एवरी नाइट ये क्या है, दो वर्ड है। जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड में ना हो तो उसको क्या बोल देते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। आया समझ में? तो रीड्स हमारा यहाँ पे क्या है, मोनो ट्रांजिटिव। सेकंड पे आ जाते हैं, दे बिल्ट अ ब्रिज, उन्होंने एक ब्रिज बनाया। तो बताओ बिल्ट यहाँ पे मोनो ट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव है, तो आप बोलोगे ये क्या है, एक मोनो ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसने बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिया है। आया समझ में? थर्ड पे आ जाते हैं, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। बताओ टोल्ड यहाँ पे मोनो ट्रांजिटिव है कि डाई ट्रांजिटिव, तो आपने यहाँ पे देखा ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ही टोल्ड अ सीक्रेट, उसने एक सीक्रेट बताया। दो ऑब्जेक्ट आ गए,
आए समझ में? तो जब टोल्ड के बाद में दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आए समझ में? क्या बोलेंगे इसको? डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसने अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लिया, इसके साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे जरा सा बता दो पिछली बात में कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है? बताओ जरा, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो ही टोल्ड हुम, किसे बताया? मुझे बताया। तो हुम का आंसर देने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड व्हाट का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आया समझ में? है ना? और ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो मैं और घुसाता जा रहा हूं आपको उसमें। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन होता है। नाउन सिंगल वर्ड में नहीं है, ये ए सीक्रेट क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज बोलेंगे। आए समझ में? देखो इतनी चीज हम पढ़ चुके हैं, इतनी चीज अब हम जानते हैं एक सेंटेंस में क्या क्या हम निकाल सकते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं। दे ऑफर्ड द कैंडिडेट अ जॉब, उन्होंने ऑफर किया कैंडिडेट को जॉब। ऑफर्ड बताओ क्या है? मोनो ट्रांजिटिव की डाई ट्रांजिटिव? तो आपने बोला दे ऑफर्ड द कैंडिडेट, उन्होंने कैंडिडेट को ऑफर करा। क्या ऑफर करा? एक जॉब ऑफर किया। क्या हो जाएगा जी आपके पास? डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, है ना? और बताओ इसमें मोनो ट्रांजिटिव कौन सा है? सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ऑफर किया? जॉब। व्हाट का आंसर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे ऑफर किया? कैंडिडेट को। हुम का आंसर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आया समझ में? तो एक सेंटेंस के बारे में हम अब इतनी बातें जानते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूंगा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तीनों बातें, क्या बातें पढ़ी? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा वर्ड फ्रेज एंड क्लोज हो सकता है। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब खुद दो पार्ट में डिवाइड है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, है ना? जो एक ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद में उसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जो डाई ट्रांजिटिव होता है वो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये तीन बात थी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, है ना? तो जरा देखना, इन का मतलब नॉट, ट्रांजिटिव मतलब वही ट्रांजिटिव वाला हाल है। जो ट्रांजिटिव वर्ब का जितना भी फंक्शन था उसमें क्या लग गया? नॉट लग गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब थे जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल था। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होंगे जिनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेते। और जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट बनेगा किसका? पैसिव वॉइस में। इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। आया समझ में? है ना? तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अपने बाद में ऑब्जेक्ट ही नहीं लेता, है ना? एग्जाम्पल समझते हैं जरा। सी इज गोइंग, वह जा रही है। तो सी इज गोइंग में इज गोइंग, कहाँ गए? हाँ, सी इज गोइंग। सी इज गोइंग में तो बताओ यहाँ पे ये, अच्छा ये जो बात सारी चल रही है ना, पता है ना आपको मेन वर्ब के पार्ट है। इस सेंटेंस में सबसे पहली बात क्या है? तो हमारे पास इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा मेन वर्ब है। हम बातचीत किसकी कर रहे हैं? मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो बात किसकी करेंगे? मेन वर्ब की। इज के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी यहाँ पे जब तक ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता। जैसे कि सी इज रिच वाले एग्जांपल में सबसे पहले सब स्लाइड में हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ ना हो जब तक। तो सी इज गोइंग में आप देखेंगे गोइंग के बाद में कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और आप ऑब्जेक्ट लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी इज गोइंग, व्हाट का आंसर कुछ लगेगा? सी इज गोइंग व्हाट का कोई आंसर नहीं आएगा। सी इज गोइंग हुम का कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये जो गोइंग हमारा है ना, ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसने अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया। सेकंड पे आते हैं, द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा क्या है? रो रहा था। वॉज क्राइंग में वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्राइंग हमारा मेन वर्ब है। चर्चा हम यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब की करेंगे, है ना? तो क्राइंग अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, इसलिए हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते, है ना? अगर आपने कभी स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या पहले कहीं पढ़ा होगा पैसिव वॉइस वगैरह, तो आपने ये जरूर सुना होगा कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्या बहुत सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, है ना? वो कौन से सेंटेंस होते हैं? तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब आता है ना? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट किसका बनेगा? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। ये होता है उसके पीछे का रीजन कि क्यों कुछ सेंटेंसेस का हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। आया समझ में? चलो
तो ये रही इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात। सेकंड बात है इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, अपने बाद में ऑब्जेक्ट तो लेते नहीं है, लेकिन वो अपने बाद में एडवर्ब ले सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। सी इज गोइंग टू होम, वह घर जा रही है। सी इज गोइंग हमने पढ़ा था इज गोइंग। इज के बाद सॉरी गोइंग के बाद में हम व्हाट और होम का कोई वर्ड नहीं लगा सकते थे, लेकिन सी इज गोइंग वेयर का हम वर्ड लगा सकते हैं, है ना। वह जा रही है वेयर, कहाँ जा रही है, तो वेयर का आंसर देने वाला कौन है हमारे पास? एडवर्ब होता है। सी इज गोइंग टू होम। आया समझ में? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द बेबी वॉज क्राइंग, है ना, बच्चा जो है, बेबी जो है वो रो रहा था, है ना, या रो रही थी, है ना। इसका क्या कहते हैं, जेंडर डिफाइन नहीं होता बेबी का। नाउन में पढ़ेंगे हम, इसके लिए इट का यूज करते हैं, जो कि एक न्यूट्रल जेंडर की तरह काम करता है। बेबी का जो है जेंडर डिफाइन नहीं होता। तो बेबी रो रहा था या रो रही थी, है ना। तो क्राइंग के बाद आप व्हाट का या फिर होम का या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा ही नहीं। ये अपने बाद में ले सकता है सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्ब। द बेबी वॉज क्राइंग हाउ, बेबी कैसे रो रहा था, हाउ का आंसर देने वाला कौन होता है हमारे पास? एडवर्ब होता है ना। और ये एडवर्ब हमारा सिंपल है और ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि एडवर्ब हमारा सिंगल वर्ड नहीं है। वो कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही है, टू होम। तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा कंप्लीट मिला के। तो ये थी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब खत्म हो गया आपका। दो बात पढ़नी है इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसको हमने एग्जाम्पल से देखा। फिर हमने देखा कि ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यानी नाउन प्रोनाउन नहीं लेता, लेकिन ये अपने बाद में एडवर्ब ले सकता है। अपने बाद में क्या ले सकता है? एडवर्ब ले सकता है ना। और एडवर्ब कैसे ले सकता है? वेयर, हाउ, है ना, व्हेन वगैरह का आंसर थे। तो ये भी बात हमारी क्लियर हो चुकी है। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये लो जी, ट्रांजिटिव वर्ब समाप्त, इंट्रांजिटिव वर्ब समाप्त। इतनी ही बातें पढ़नी थी इनके बारे में। आए समझ में? अब बच जाता है हमारे पास फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये जानना रह गया, है ना। क्या होता है फाइनाइट वर्ब, ये क्या होता है, इसको पढ़ के आज की क्लास करते हैं समाप्त। फिर कल की स्टार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब मैं आपको दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास बेसिक डिफरेंस। फाइनाइट वर्ब, द वर्ब डेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब नॉट लग जाएगा फाइनाइट वाले में। द वर्ब डेट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। आराम से समझो, आराम से। वो वर्ब जो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, क्या कहेगी, क्या कहलाएगी? फाइनाइट। नॉन लगा दिया, नॉट बन गया। द वर्ब डेट डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, क्या कहा जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। इसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। तो मैं आपसे जानना कुछ नहीं चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। यहां पे हमारे पास दो वर्ब है, वॉन्ट्स और टू प्ले। आपके दिमाग में आएगा सर टू प्ले वर्ब थोड़ी है, प्ले प्ले केवल वर्ब है ना, एक्शन का काम तो हमारा खेलने का हो रहा है, तो प्ले हमारा वर्ब है। ये टू को क्यों आप वर्ब में सम्मिलित कर रहे हो? तो मैं आपको बताऊं, सम्मिलित अभी के लिए कर लो। मैं क्यों सम्मिलित कर रहा हूं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा। उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। तो ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले। अच्छा एक बात बताना जरा, ही वॉन्ट्स टू प्ले में, अच्छा रुको आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आओ। दे वॉन्ट टू प्ले, वे खेलना चाहते हैं। ये आपके पास वांट और टू प्ले हमारे पास दूसरा वर्ब। तीसरा, सी वॉन्टेड टू प्ले डेट डे, है ना, वो उस दिन खेलना चाहती थी, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है? इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सा हमारा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वर्ब हमारे पास वांट है ना, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है।
जब यहाँ पे ही आया तो यहाँ पे इसको सिंगुलर बना दिया गया एस लगा के। जब यहाँ पे दे आया प्लूरल तो हमने इसको प्लूरल ही रखा, कोई एस या ईएस नहीं लगाया। जब यहाँ पे डेट डे उस दिन की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वांटेड, यानी ये जो वांट, थोड़ा सा मिटा दूं यहाँ से, ये जो वांट हमारा वर्ब है ना, यहाँ पे ये जो वांट हमारा वर्ब है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले वर्ब को क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा वांट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी हमारे पास फाइनाइट वर्ब। अब वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन टू प्ले जो है आपका, ये जो वर्ब है टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये तीनों जगह क्या है? सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो वो वर्ब दैट डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होते सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, उसको क्या कहते हैं हम? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टू प्ले क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ा डाउट आपका, इस टू को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं हम वर्ब के फॉर्म में, है ना। हमें सिर्फ प्ले प्ले को इंक्लूड करना चाहिए था ना, हमने टू को क्यों इंक्लूड किया? तो इस बात की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा कि मेन वर्ब में हमारा फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल, है ना। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आ गया? अच्छा, अभी क्लास अच्छी नहीं लगी होगी, थोड़ा सा और पढ़ के जाओ, रह गया एक चीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वही डेफिनेशन है, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। इज और वर्किंग हमारा दोनों वर्ब है, आई एम वर्किंग, है ना, दोनों हमारे पास क्या है? वर्ब है। तीसरा, सी वॉज वर्किंग येस्टरडे, है ना, यहाँ पे वॉज क्या है? येस्टरडे के अकॉर्डिंग आया है। तो आप बताओ इसमें मेरे को, इज, एम, वॉज, वर्किंग, 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 कौन सा हमारा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा हमारा इनफाइनाइट वर्ब है? तो यहाँ पे जाहिर तौर पे दिख रहा है बी जो है हमारा, वो फाइनाइट वर्ब। सर बी कहाँ है? अरे ये रहा ना, इज, एम, वॉज, है ना, बी की तो फॉर्म में भूल जाते हो। और हमारा जो वर्किंग है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे बी हमारा फाइनाइट वर्ब था, वर्किंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है नॉन फाइनाइट, क्या होता है फाइनाइट वर्ब, क्या क्लासिफिकेशन होती है फाइनाइट वर्ब की, है ना। इतना ही पढ़ना था आज की क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।